तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखो हमारे आसपास जो कुछ भी है, आई मीन लिटरली सब कुछ, चाहे वो एक छोटा सा पार्टिकल हो या फिर एक बहुत बड़ा स्टार, यूनिवर्स की हर चीज एक ही चीज से बनी है और उसे हम कहते हैं मैटर। तो इसकी प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनो। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इन दो कीवर्ड्स को, मास और ऑक्यूपाई स्पेस, बिल्कुल मत भूलना। सिंपल भाषा में बोले तो कोई भी चीज जिसमें मास हो और जो जगह घेरे वो मैटर है। हाँ, और एक कॉमन मिस्टेक मत करना, मास और वेट को सेम मत समझना। मास कांस्टेंट रहता है लेकिन वेट ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। चलो कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो हवा हम सांस में लेते हैं ना, यू माइट थिंक कि वो तो दिखती भी नहीं, बट उसका भी मास होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। बिल्कुल। और पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, इवन हमारी अपनी बॉडी, ये सभी मैटर के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में मास है और ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सिंपल। ओके, सो अब तक सब सिंपल लग रहा है, राइट? लेकिन अब आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। नेचर में पता है क्या, हमें मैटर ज्यादातर अपने प्योर फॉर्म में मिलता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। मतलब जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं वो यूजुअली किसी एक सिंगल सब्सटेंस से नहीं बनी होती। आपको इसका स्केल समझाता हूँ। सोचो, अगर आप सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हो, उस एक मुट्ठी में अलग अलग सब्सटेंसेस के बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। बिलियंस। इसमें क्या क्या नहीं होता, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, पानी और ना जाने क्या क्या, सब कुछ मिक्स्ड है। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ये कि हमारे रोज की चीजें भी कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? रीजन ये है कि ज्यादातर मटेरियल्स जो हम देखते हैं वो असल में मिक्सचर्स होते हैं। ये वर्ड याद रखो, मिक्सचर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हमें अब आगे समझना है। ओके, तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर जो एग्जाम में लिखनी है। सो व्हाट इज अ मिक्सचर? अ मिक्सचर इज formed when two or more substances are combined in any proportion such that each substance retains its own chemical identity. अब इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, 2 or more substances. सेकेंड, इन एनी प्रोपोर्शन, इसका मतलब है कि इनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। और थर्ड, जो कि सबसे जरूरी है, retains its own chemical identity. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मिक्स होने के बाद भी सारे सब्सटेंसेस अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज नहीं खोते, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। और यही चीज इसे एक केमिकल कंपाउंड से बिल्कुल अलग बनाती है। चलो कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देखते हैं। पोहा खाते हो, वो एक मिक्सचर है। किसका? फ्लैटेंड राइस, पीनट्स, चिलीज, सबका। गर्मियों में नींबू पानी पीते हो, वो भी एक मिक्सचर है, पानी, शुगर और लेमन जूस का। इनफैक्ट जिस मिट्टी पे हम चलते हैं और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सॉइल और एयर, ये दोनों भी मिक्सचर्स हैं। तो बेसिकली हम रोज अपनी लाइफ में मिक्सचर से ही घिरे रहते हैं। अब ये जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जिनके मिलने से मिक्सचर बनता है, इनका भी एक नाम है। इन्हें हम उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये मिक्सचर के इंग्रेडिएंट्स हैं। इजी, राइट? और अब आती है मिक्सचर्स की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास प्रॉपर्टी। सोचो जरा, जब आप पोहा खाते हो तो उसमें जो पीनट है उसका टेस्ट अब भी पीनट जैसा ही क्यों आता है? या जो मिर्ची है वो अब भी तीखी क्यों लगती है? सिंपल, ऐसा इसलिए है क्योंकि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को नहीं बदलते। वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, वो बस फिजिकली एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। याद रखना, ये एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं। तो इस पूरे डिस्कशन का की टेक अवे क्या है? 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, एक मिक्सचर में कंपोनेंट्स अपनी अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन रखते हैं। और दूसरी, उन्हें सिंपल फिजिकल मेथड से अलग भी किया जा सकता है। जैसे आप पोहा में से पीनट्स पसंद नहीं है तो हाथ से निकालकर साइड में रख सकते हो, राइट? बस यही 2 प्रॉपर्टीज हैं जो मिक्सचर्स को प्योर सब्सटेंसेस से एकदम अलग बनाती हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर्स की कॉम्पोजिशन और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, दुनिया में जितने भी मिक्सचर्स हैं ना, उन सब को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स, मतलब जिन चीजों से वो बना है, वो आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो किसी भी मिक्सचर को क्लासिफाई करने का जो की है वो है उसके कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बस इतना देखना है, क्या कंपोनेंट्स एकदम इवनली यानी बराबर फैले हुए हैं या फिर वो जंबल्ड अप हैं यानी इधर उधर बिखरे हुए हैं।
बस इसी एक सवाल से सारे मिक्सचर्स क्लासिफाई हो जाते हैं। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर मिक्सचर्स के दो मेन टाइप्स होते हैं। एक जिसमें कंपोनेंट्स आपको अलग अलग दिखते हैं यानी विजिबल होते हैं, और दूसरा जिसमें कंपोनेंट्स इतना मिक्स हो जाते हैं कि वो इनविजिबल हो जाते हैं। इन्हीं दो टाइप्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स। चलिए अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब चीजें आपस में ठीक से मिक्स नहीं होती और उनके पार्टिकल्स आपको आराम से दिख जाते हैं। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है और पार्टिकल्स को अलग से पहचान पाना इम्पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसकी डेफिनेशन है अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर विजिबली डिस्टिंक्ट। इसका एक बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल है स्प्राउट सैलड। उसमें आपको प्याज, टमाटर, स्प्राउट्स सब कुछ अलग अलग साफ दिखता है, राइट? वो आपस में पूरी तरह घुले हुए नहीं होते। और दूसरा टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर। ये वो मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट्स इतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एकदम यूनिफॉर्म होता है, आप उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पानी में चीनी घोलते हैं तो पानी हर जगह से मीठा हो जाता है, लेकिन शुगर के पार्टिकल्स इनविजिबल हो जाते हैं। चलिए अब एक ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं जो हर पल हमारे चारों तरफ है। एयर। हवा हमें खाली लगती है, राइट? पर एक्चुअली ये बहुत सारी गैसेस का एक परफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर की कॉम्पोजिशन को देखिए। इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि एयर में सबसे ज्यादा अराउंड 78% नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर करीब 0.9% आर्गॉन है और बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ट्रेस गैसेस हैं। और ये सारी गैसेस एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं। और यहाँ एक अमेजिंग फैक्ट है, जब आप एक बार सांस लेते हैं तो आप एयर के अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर ऑफ 22 मॉलिक्यूल्स को इनहेल करते हैं। सोचिए, जो हवा हमें खाली दिखती है उसमें एक्चुअली इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एयर का ये कंपोजिशन पूरी दुनिया में लगभग कांस्टेंट रहता है और इसी वजह से लाइफ हर जगह पॉसिबल है, चाहे वो पहाड़ हो या समुंदर। ये जो यूनिफॉर्मिटी है, यही एक होमोजीनियस मिक्सचर की पहचान है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब इस परफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर में कुछ अनवांटेड चीजें आ जाती हैं? तब ये एक हार्मफुल हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। जब हवा में धूल के पार्टिकल्स यानी डस्ट और धुआं यानी स्मोक एंटर करता है तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते। ऐसे में एयर अब होमोजीनियस नहीं रहता, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, जिसे हम पोल्यूटेड एयर कहते हैं। इस पोल्यूशन को मेजर करने के लिए एक टूल है जिसे हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI। ये हमें डेली बेसिस पर बताता है कि हवा कितनी साफ या पोल्यूटेड है और इसके हमारी हेल्थ पर क्या असर हो सकते हैं। ये चार्ट देखिए, जो ग्रीन बार है वो गुड एयर क्वालिटी दिखा रहा है, जहां AQI 50 से कम है। लेकिन जब पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि इस डार्क रेड बार में, तो AQI 300 से भी ऊपर चला जाता है। ये हैजर्डस कैटेगरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स हैं, ये हमारी सांस के साथ लंग्स में जाकर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको शायद लगे कि मिक्सचर्स की ये साइंस मॉडर्न है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सदियों पहले एंशिएंट इंडिया में मेटलर्जी में इसकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी। हमारे एंशिएंट ग्रंथों जैसे कि रसाशास्त्र में एक वर्ड मिलता है मिश्र लोहा। इसका सीधा सा मतलब है मिक्स्ड मेटल्स, जिसे आज हम एलॉयज कहते हैं। और एलॉयज क्या हैं? वो मेटल्स का एक परफेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रॉन्ज, जिसे कांस्य कहा जाता था, उसकी कॉम्पोजिशन इन टेक्स्ट में बिल्कुल साफ लिखी है। इस टेबल के अकॉर्डिंग कांस्य बनाने के लिए 4 पार्ट्स कॉपर को 1 पार्ट टिन के साथ मिक्स किया जाता था। ये रेशियो बहुत ही प्रिसाइज था। ये जो प्रिसाइज रेशियो है, ये दिखाता है कि उस समय के लोगों को होमोजीनियस मिक्सचर्स यानी एलॉयज बनाने की कितनी गहरी प्रैक्टिकल समझ थी। वो जानते थे कि मेटल्स को सही रेशियो में मिक्स करके ऐसी चीजें बनाई जा सकती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग और बेहतर हों। और ये सब उन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री के आने से सदियों पहले ही कर लिया था। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। सोचो, हम जो हवा ब्रीथ करते हैं या समुंदर का पानी देखते हैं, हमारी पूरी दुनिया ना असल में एक बहुत बड़ा मिक्सचर ही है। ये सिर्फ केमिस्ट्री का एक टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारे आसपास हर जगह, हर चीज में मौजूद है।
तो सवाल यह है कि इन अलग अलग मिक्सचर्स को क्लासिफाई करने का सीक्रेट क्या है। देखो, इसका जवाब दो कोर कंपोनेंट्स में छिपा है। एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। यही दोनों डिसाइड करते हैं कि मिक्सचर आखिर किस टाइप का बनेगा। चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सॉल्यूट आसान भाषा में वो सब्सटेंस है जो डिसॉल्व होता है, जैसे कि नमक यानी सॉल्ट। और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, जैसे कि पानी यानी वाटर। और जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं तो जो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है सॉल्ट वाटर। अब देखो, एग्जाम्स के लिए मिक्सचर की ये फॉर्मल डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनो। A substance made by combining two or more different materials in such a way that no chemical reaction occurs. यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनके बीच कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। और हाँ, इनकी क्लासिफिकेशन हमेशा सोल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर बेस्ड होती है, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। चलिए अब अलग अलग टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन मिक्सचर्स को देखेंगे जिनमें गैसेस और लिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही कॉमन है। गैस इन गैस मिक्सचर का सबसे कॉमन और बेस्ट एग्जाम्पल है एयर। जी हाँ, वही हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन और बाकी सारी गैसेस सोल्यूट की तरह एक्ट करती हैं, जो नाइट्रोजन गैस यानी कि सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स्ड होती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं गैस इन लिक्विड मिक्सचर पर। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सोडा वाटर या कोई भी फिजी ड्रिंक जो आप पीते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि सॉल्यूट है, उसे बहुत प्रेशर डालकर वाटर यानी कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। और लिक्विड एंड गैस मिक्सचर का एक नेचुरल सा एग्जाम्पल है फॉग यानी कि कोहरा। इसमें लिक्विड वाटर की बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो सॉल्यूट हैं, हवा यानी एयर जो कि सॉल्वेंट है, उसमें सस्पेंडेड रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी क्लासिफिकेशंस हमारे आसपास नेचर में भी अप्लाई होती हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 3.5%। समुद्र का पानी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिक्सचर है, और आपको पता है उसके टोटल वेट का लगभग 3.5% हिस्सा डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स का होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सी वाटर और मडी वाटर दोनों ही सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सी वाटर एक सोल्यूशन है जिसमें सॉल्ट यानी सोल्यूट पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मडी वाटर एक सस्पेंशन है जिसमें मिट्टी के पार्टिकल्स यानी सोल्यूट सिर्फ पानी में सस्पेंडेड रहते हैं, पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते। अब एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर देखते हैं, इसे कहते हैं कॉलॉइड। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा दूध यानी मिल्क। मिल्क एक लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर है जिसे इमल्शन भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि फैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो सॉल्यूट है वो वाटर यानी सॉल्वेंट में इवनली डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए वो असल में डिसॉल्व नहीं होते। ये टर्म कॉलॉइड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। चलिए, अब तक हमने लिक्विड्स और गैसेस की बात की। अब हम उन मिक्सचर्स की तरफ बढ़ते हैं जहां सॉलिड्स प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं। इनके इंडस्ट्रियल और डेली लाइफ एप्लीकेशंस तो बहुत ही ज्यादा हैं। इस टेबल में आप अलग अलग सॉलिड बेस्ड मिक्सचर्स देख सकते हैं। देखो, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है स्मोक या हवा में उड़ती हुई डस्ट। फिर आता है सॉलिड इन सॉलिड, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एलॉयज, जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज या स्टील। यहां तक कि हमारे किचन में यूज होने वाला बेकिंग पाउडर भी एक सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर ही है, जिसमें बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिक्स किए जाते हैं। एलॉयज के बारे में यह स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं जो दो या उससे ज्यादा मेटल्स या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। और इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके कंपोनेंट्स को आप आम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज जैसे कि स्ट्रेंथ या लस्ट रेजिस्टेंस प्योर मेटल से कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं। ओके, तो हमने मिक्सचर्स के टाइप्स तो समझ लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आखिर हम इन मिक्सचर्स को सेपरेट करते ही क्यों हैं? इसकी जरूरत क्या पड़ती है? सो व्हाई डज इट मैटर? देखो, असल में मिक्सचर्स को सेपरेट करने के दो मेन रीजंस होते हैं। पहला, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और अनवांटेड कंपोनेंट्स। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे खाना पकाने से पहले चावल से छोटे छोटे पत्थर अलग करना। और दूसरा रीजन है टू ऑब्टेन यूजफुल प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है सी वाटर से इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू प्योर सॉल्ट को निकालना। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये समझ सकते हैं कि चाहे हमारा किचन हो या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री, मिक्सचर्स को समझना और उन्हें अलग अलग करना एक फंडामेंटल साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हमें हर जगह हर रोज देखने को मिलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस
प्योर। आप सोचो, जब हम मार्केट जाते हैं और मिल्क, घी या जूस के पैकेट पर बड़ा सा प्योर लिखा देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यही ना कि इसमें कोई मिलावट यानी अडल्ट्रेशन नहीं है। बिल्कुल आम भाषा में हमारे लिए प्योर का मतलब बस यही होता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। क्या साइंस की नज़र से भी ये मिल्क और जूस सच में प्योर है? इसका जवाब है नहीं। साइंटिस्ट के लिए ये चीज़ें प्योर सब्सटेंसेस बिल्कुल नहीं हैं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर साइंस में प्योर सब्सटेंस कहते किसको हैं? इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है ना, वो बिल्कुल क्लियर है। और हाँ, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझना और याद करना। देखो, अ प्योर सब्सटेंस मैटर की वो फॉर्म है जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा कांस्टेंट यानी एक जैसा रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है। अब ये पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी। ओके, चलो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर करते हैं। एक तरफ है मिल्क। मिल्क को हम मिक्सचर कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन पार्टिकल्स भी हैं और लैक्टोज भी, मतलब अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं। अब दूसरी तरफ देखो, डिस्टिल्ड वाटर। ये एक प्योर सब्सटेंस है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल है, H2O मॉलिक्यूल, बस, और कुछ नहीं। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई चीज़ प्योर है या नहीं? इसका कोई टेस्ट है क्या? बिल्कुल है। प्योर सब्सटेंसेस की एक खास प्रॉपर्टी होती है, उनका एक सिग्नेचर मूव समझ लो। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हमेशा फिक्स्ड होता है। मतलब वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही मेल्ट होंगे या बॉयल होंगे। ये टेम्परेचर बदलेगा नहीं। इसको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से समझो, पानी। हम सब जानते हैं राइट कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एकदम फिक्स्ड है, 100 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड प्रेशर पर। आप एक बीकर में पानी बॉईल करो, थर्मोमीटर डाल दो, आप देखोगे जब तक आखिरी बूंद तक पानी स्टीम नहीं बन जाता, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहेगा, अप डाउन नहीं होगा। यही तो निशानी है प्योर सब्सटेंस की। और बिल्कुल यही चीज फ्रीजिंग के टाइम भी होती है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी तो फिक्स्ड है, 0 डिग्री सेल्सियस। एकदम 0 डिग्री पर ही पानी फ्रीज होकर बर्फ बनेगा, ना 1 डिग्री पर ना -1 पर, एकदम एक फिक्स्ड पॉइंट पर। तो ये जो फिक्स टेम्परेचर पॉइंट्स है ना, यही प्योरिटी का सबसे बड़ा टेस्ट है, सबसे बड़ा प्रूफ है। तो एक प्योर कंपाउंड यानी वाटर की बात तो हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक प्योर एलिमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल गोल्ड, सोना। जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, उसे हम साइंस में एक प्योर सब्सटेंस मानते हैं। और रीजन अब तक आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना है, गोल्ड एटम्स। अब इस टेबल को देखो, इससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक तरफ है 24 कैरेट गोल्ड, इसमें क्या है? सिर्फ गोल्ड के एटम्स, नथिंग एल्स, इसलिए यह है प्योर सब्सटेंस। पर अब दूसरी तरफ देखो, 22 कैरेट गोल्ड, जिससे ज्वेलरी बनती है। इसमें गोल्ड एटम्स के साथ साथ थोड़ा कॉपर या सिल्वर भी मिक्स किया जाता है। तो जैसे ही दो अलग चीजें मिक्स हुई, ये क्या बन गया? एक मिक्सचर। और जब हम मेटल्स का ऐसा मिक्सचर बनाते हैं, उसके लिए एक स्पेशल नाम है एलॉय। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम गोल्ड में दूसरे मेटल्स मिक्स ही क्यों करते हैं, उसको प्योर क्यों नहीं रखते? इसका रीजन बहुत प्रैक्टिकल है। जो प्योर 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, वो काफी सॉफ्ट होता है, आसानी से मुड़ जाता है। अगर उसकी ज्वेलरी बनाएंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। इसीलिए उसमें थोड़ा सा कॉपर या सिल्वर मिला देते हैं, जिससे वो काफी हार्डर यानी सख्त और ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी बनाने के लिए। चलिए अब डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। सोच के देखिए, आपके आसपास जो कुछ भी है, हवा, पानी, आपका फोन, यहाँ तक कि आपकी अपनी बॉडी, ये सब कुछ ना कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। और इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को, यानी किसी भी प्योर सब्सटेंस के सबसे सिंपल फॉर्म को हम कहते हैं एलिमेंट। ओके, अब स्क्रीन पर जो डेफिनेशन है ना, इस पर अच्छे से ध्यान देना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए आपको वर्ड टू वर्ड बिल्कुल यही लिखना है। An element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical means. इसका सीधा सा मतलब है कि एलिमेंट मैटर का वो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल फॉर्म है जिसे आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से और छोटे, सिंपलर टुकड़ों में तोड़ ही नहीं सकते। और इसका दूसरा सबसे क्रूशियल पार्ट, an element is made up of only one kind of atom. मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होंगे और कुछ नहीं। चलो इसको ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास ढेर सारे लेगो ब्रिक्स हैं, लेकिन सारे के सारे सिर्फ रेड कलर के। अब आप उन रेड ब्रिक्स से चाहे एक छोटी सी दीवार बनाओ या एक बहुत बड़ा सा टावर, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें हर एक ब्रिक रेड ही होगा, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है एक एलिमेंट। वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना होता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक गोल्ड का बिस्किट है तो उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होंगे। सिंपल। अब यहाँ पर एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट आता है जहाँ पर काफी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखो, जब दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में जुड़कर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे हम O2 लिखते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये तो एक कंपाउंड बन गया। पर नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखो, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स ऑक्सीजन के ही हैं, मतलब सेम टाइप के हैं। इसलिए O2 एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं। कंपाउंड तब बनता है जब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जुड़ते हैं। सेम एटम्स, एलिमेंट। सिंपल रूल। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। रूम टेम्परेचर पर क्या हाल है इनका, चलो टेबल में देखते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स में से ज्यादातर, मतलब ऑलमोस्ट सभी, सॉलिड्स होते हैं और 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसेस हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके 1 मार्क क्वेश्चन में पक्का आ सकती है वो है लिक्विड्स। पूरे 118 में से सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। एक है मेटल यानी मर्क्यूरी और दूसरा है नॉन मेटल यानी ब्रोमीन। इन दोनों नामों को जरूर याद रखना। लेकिन एलिमेंट्स के बारे में कुछ रियली सरप्राइजिंग फैक्ट्स भी हैं। क्या आप बिलीव करोगे कि कुछ एलिमेंट्स इतने सॉफ्ट होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि वो आपके हाथ की गर्मी से ही पिघल सकते हैं? सीरियसली? हाँ, आई एम नॉट किडिंग। ये अमेजिंग मेटल्स हैं गैलियम और सीजियम। इनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बस थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है? करीब 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो जैसे ही आप इन मेटल्स को अपनी हथेरे पर रखेंगे, आपकी बॉडी हीट इनके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होती है और बूम, वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाते हैं। मतलब हाथ में पिघलने वाला मेटल। हाउ कूल इज दैट? तो अभी तक साइंटिफिकली हम टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। ये सारे पीरियोडिक टेबल में नाइसली अरेंज्ड है। लेकिन यहाँ एक और सरप्राइजिंग बात है। भले ही हमारे पास 118 ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें, ऑलमोस्ट सब कुछ, इन 118 में से सिर्फ कुछ गिने चुने हैंडफुल ऑफ एलिमेंट्स से ही मिलकर बना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम अर्थ्स क्रस्ट की बात करें, मतलब जिस जमीन पर हम चलते हैं उसकी ऊपरी सतह की, तो आप गेस करो सबसे कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा? आयरन? एल्यूमिनियम? नोप। चार्ट में देखो, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट 46%। हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। बस फर्क इतना है कि जमीन में ये गैस फॉर्म में नहीं बल्कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर सॉलिड कंपाउंड्स के फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का, फिर एल्यूमिनियम और आयरन। और अर्थ की क्रस्ट से अब आते हैं हमारी अपनी बॉडी पर। और यहाँ भी बिलीव इट और नॉट सबसे डोमिनेंट एलिमेंट ऑक्सीजन ही है। हमारी बॉडी का अराउंड 65% हिस्सा ऑक्सीजन से बना है, मोस्टली पानी यानी H2O के फॉर्म में। फिर उसके बाद आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और पता है, बस यही 4 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये मिलकर हमारी बॉडी का लगभग 96% मास बना देते हैं। सोचो, इसीलिए इन्हें एलिमेंट्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि लाइफ के लिए जरूरी सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बस इन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। चलिए अब जानते हैं केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, केमिकल कंपाउंड्स। आपने कभी सोचा है, एक तरफ है एक डेंजरस एक्सप्लोसिव मेटल और दूसरी तरफ है एक जहरीली पॉइजनस गैस। ये दोनों मिलकर ऐसी चीज कैसे बना सकते हैं जो हम रोज खाते हैं? काइंडा अनबिलीवेबल है ना? तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। देखो, एक तरफ है सोडियम यानी Na। ये एक ऐसा मेटल है जिसे पानी में डालते ही बूम एक्सप्लोड हो जाता है। और दूसरी तरफ है क्लोरीन यानी Cl, जो कि एक पॉइजनस गैस है। लेकिन यहां है असली मैजिक। जब ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं ना, तो बनता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट। बिल्कुल सेफ, इनफैक्ट हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है। तो इस पजल का, इस मैजिक का आंसर है कंपाउंड। अभी कंपाउंड होता क्या है? एक कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो तब बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशो में केमिकली कंबाइन होते हैं। और हाँ, ये डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी ही वर्ड टू वर्ड एग्जाम्स में लिखनी है, इसलिए हर वर्ड पर अच्छे से ध्यान देना। तो बेसिकली हर कंपाउंड के 3 मेन रूल्स होते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला रूल, नई प्रॉपर्टीज। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके बनाने वाले एलिमेंट से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती हैं। सेकेंड रूल है फिक्स्ड रेशियो, यानी एलिमेंट्स हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में ही कंबाइन होंगे।
हमेशा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, केमिकल सेपरेशन। मतलब एक कंपाउंड को आप सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते, उसके लिए आपको केमिकल मेथड्स ही यूज करने पड़ेंगे। चलो, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर, पानी। जरा सोचो, पानी क्या करता है? आग बुझाता है, राइट? लेकिन ये बना है दो ऐसी गैसेस से जिनमें से एक खुद आग पकड़ लेती है और दूसरी चीजों को जलने में हेल्प करती है। हाउ क्रेजी इज दैट? देखो, यही तो मैं कह रहा था। हाइड्रोजन जो है वो एक कंबस्टेबल गैस है, मतलब उसमें खुद आग लग जाती है। और ऑक्सीजन, वो तो आग जलने में हेल्प करती है, इट सपोर्ट्स कंबस्शन। लेकिन जैसे ये दोनों कंबाइन होकर वाटर यानी H2O बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी एकदम ऑपोजिट हो जाती है। पानी आग बुझाने के काम आता है। यही तो है कंपाउंड का सबसे पहला और सबसे अमेजिंग रूल। और अब आती है सेकंड रूल की बारी, फिक्स्ड रेशियो। पानी यानी वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। और वो क्या है? 2:1। हमेशा 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन। आप दुनिया में कहीं का भी पानी ले लो, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, सोचो, अगर ये रेशियो चेंज हो जाए तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में कंबाइन हो तो वाटर बनेगा ही नहीं, उसकी जगह एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन जाएगा, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे हम चोट लगने पर एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। देखा, रेशियो बदला तो सब्सटेंस ही बदल गया, प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट। अब आते हैं हमारे तीसरे रूल पर, केमिकल सेपरेशन। चलो, एक सिंपल सा सवाल, क्या आप पानी को बॉयल करके या फिल्टर करके उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग कर सकते हो? सोचो। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है और इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे केमिकल मेथड्स ही यूज करने होंगे। सिंपल फिजिकल मेथड्स जैसे बॉइलिंग या फिल्टरिंग यहां काम नहीं करते। चलिए, अब एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं कि हमारी जो कॉमन शुगर है यानी चीनी, वो भी एक कंपाउंड ही है। रेडी? लेट्स सी हाउ। तो आइए इमेजिन करते हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी शुगर ली है, वही हमारी स्वीट वाइट क्रिस्टलाइन चीनी। ठीक है, अब हम इस टेस्ट ट्यूब को एक फ्लेम के ऊपर कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, टेस्ट ट्यूब के जो ठंडे ऊपर वाले पार्ट्स हैं, वहां वाटर ड्रॉपलेट्स यानी स्टीम बनना शुरू हो गया है। और नीचे क्या हुआ? चीनी तो पूरी गायब हो गई और उसकी जगह एक ब्लैक सब्सटेंस बच गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली? वो जो काला काला रेजिड्यू पीछे रह गया ना, वो एक्चुअली में कार्बन है, और जो स्टीम निकली वो क्या थी? वाटर यानी H2O। तो इससे साफ साफ प्रूव होता है कि शुगर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 एलिमेंट से मिलकर बना एक कंपाउंड है, और हीट करके हमने उसे केमिकली ब्रेक डाउन कर दिया। तो हमने अब तक क्या देखा कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स जो कि गैसेस हैं आपस में कंबाइन होकर एक लाइफ गिविंग लिक्विड यानी वाटर जैसा कंपाउंड बनाते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही तो कंपाउंड्स की सबसे स्पेशल बात है। और अब सोचो, ये कंपाउंड कितना इंपॉर्टेंट है। इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी अर्थ का ऑलमोस्ट 71% सरफेस इसी एक कंपाउंड वाटर से कवर्ड है। अमेजिंग है ना? 2 सिंपल गैसेस से बना एक लिक्विड पूरे प्लैनेट पर डोमिनेट कर रहा है। तो एंड में बस यही याद रखो कि प्रॉपर्टीज में ये जो ड्रामेटिक चेंज आता है ना, यही कंपाउंड्स को इतना यूनिक बनाता है। सॉल्ट और वाटर जैसी एसेंशियल चीजें उन एलिमेंट से बनती हैं जो अकेले में ऑन देयर ओन इनक्रेडिबली डेंजरस हो सकते हैं। सच में यही तो है केमिस्ट्री का असली मैजिक। चलो, अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले ना एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये पानी यानी वाटर आखिर है क्या चीज? क्या ये एक सिंगल एलिमेंट है या फिर ये कई अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना एक कॉम्पाउंड है? तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, है ना, हम एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके किसी भी सब्सटेंस को उसके बेसिक कंपोनेंट्स यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जो प्योर वाटर होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टेंट नहीं होता, मतलब उससे करंट आसानी से पास नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम उसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड के डाल देते हैं ताकि करंट इजीली पास हो सके, और इसे ही हम कहते हैं एसिडुलेटेड वाटर।
चलो अब इसके सेटअप को ठीक से समझते हैं। देखो, ये है हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हमने एक बीकर लिया है और उसमें एसिडोलेटेड वाटर भर दिया है। फिर इसमें 2 ग्रेफाइट रॉड्स डाली हैं जो हमारे इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगे। जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है उसे हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है उसे कहते हैं कैथोड। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर ना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो ये पूरा एपरेटस सेटअप करना है। फिर देखो, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स को उल्टा करके यानी इन्वर्ट करके रख दिया है। ऐसा क्यों? ताकि जो भी गैस निकलेगी वो इन टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट हो जाए। और बस आखिरी काम, इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करके करंट ऑन कर देना है। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, वाओ, हम देखते हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर यानी एनोड और कैथोड दोनों पर बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं और ये बबल्स ऊपर जाकर टेस्ट ट्यूब्स में जमा होने लगते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, आखिर ये बबल्स हैं किस चीज़ के? और एक और चीज़ नोटिस करो, जरा ध्यान से देखो, एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुई है वो दूसरी टेस्ट ट्यूब से वॉल्यूम में डबल लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलो इन क्लूज को थोड़ा आराम से ऑब्जर्व करते हैं। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यानी हमारा कैथोड, उस पर जो गैस कलेक्ट हुई है उसका वॉल्यूम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर कलेक्ट हुई गैस के वॉल्यूम से डबल है। तो चलो सबसे पहले उस गैस को पहचानते हैं जिसका वॉल्यूम डबल है, यानी कैथोड वाली गैस। जैसे ही हम एक जलती हुई तीली यानी एक बर्निंग स्प्लिंटर उस टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं तो एक पॉप की आवाज़ आती है, और बस ये पॉप साउंड ही इसका बिगेस्ट क्लू है। इससे कंफर्म हो जाता है कि ये गैस हाइड्रोजन है। ये जो पॉप साउंड टेस्ट है ना, ये हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, मतलब इसकी खास पहचान है। एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ओके, अब आते हैं दूसरी गैस पर यानी एनोड वाली गैस पर। इस बार हम जलती हुई नहीं बल्कि एक ग्लोइंग स्प्लिंटर मतलब एक सुलगती हुई तीली उस टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं, और देखो क्या होता है, वो तीली फिर से तेजी से जल उठती है। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव होता है कि ये गैस ऑक्सीजन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन आग को जलने में सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट्स कंबस्शन। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इनके वॉल्यूम का कंपैरिजन। हमने एक्सपेरिमेंट में साफ साफ देखा, और ये चार्ट भी यही दिखा रहा है कि हमें हमेशा हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से ठीक डबल मिलता है। तो इसका मतलब सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इन दोनों गैसेस का वॉल्यूम रेशो हमेशा 2:1 होता है। 2 पार्ट्स हाइड्रोजन फॉर 1 पार्ट ऑक्सीजन। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हम अपने ओरिजिनल सवाल के जवाब तक पहुंच गए। वाटर एक एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, ये एक कंपाउंड है, क्योंकि हमने देखा कि हम इसे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से 2 सिंपलर सब्सटेंसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और पता है, यही 2:1 का वॉल्यूम रेशियो डायरेक्टली प्रूव करता है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O ही क्यों होता है। H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन, मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन होते हैं। और एक और मज़ेदार बात, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी प्रॉपर्टीज पानी से एकदम अलग हैं। सोचो, पानी आग बुझाता है, लेकिन हाइड्रोजन वो तो खुद पॉप साउंड के साथ जलती है, और ऑक्सीजन तो जलने में हेल्प करती है। यही तो एक कंपाउंड की निशानी होती है कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज उससे अलग होती हैं। आपको पता है, इस प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर एप्लीकेशन भी है। इलेक्ट्रोलिसिस से जो ये हाइड्रोजन गैस बनती है उसे हम एक क्लीन फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। सोचो, फ्यूचर की गाड़ियों और मशीनें इसी फ्यूल से चल सकती हैं। और इसे क्लीन फ्यूल क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब हाइड्रोजन एज ए फ्यूल जलता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर बनता है। कोई धुआं नहीं, कोई हार्मफुल पोल्यूशन नहीं, इसीलिए ये कंप्लीटली नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलो अब डिस्कस करते हैं कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में आखिर डिफरेंस क्या होता है, और इसको समझेंगे हम आयरन और सल्फर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से। तो देखो सीन कितना इंटरेस्टिंग है। हम इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम यूज करेंगे, आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर, लेकिन इन्हीं सेम इंग्रेडिएंट्स से हम 2 बिल्कुल अलग चीजें बनाएंगे। एक होगा फिजिकल मिक्सचर और दूसरा होगा एक केमिकल कंपाउंड। सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले अपने इंग्रेडिएंट्स से मिल लेते हैं। हमारे पास 2 सिंपल एलिमेंट्स हैं। पहला है आयरन फाइलिंग्स यानी लोहे का चूरा। ये एक ग्रे कलर का मेटल है और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये मैग्नेटिक है,
और दूसरा है सल्फर पाउडर, जो एक येलो कलर का नॉन मेटल है, बिल्कुल पाउडर जैसा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को बस एक डिश में डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ ध्यान देना, हम कोई हीट नहीं दे रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, बस सिंपल फिजिकल मिक्सिंग। इससे जो हमें मिलता है उसे हम नाम देंगे सैंपल ए, और ये है एक फिजिकल मिक्सचर। अब अगर आप इस सैंपल ए को थोड़ा क्लोज से देखो, मे बी एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आपको ग्रे कलर के आयरन के पार्टिकल्स और येलो कलर के सल्फर के पार्टिकल्स साफ साफ अलग अलग नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों बस एक दूसरे के साथ पड़े हैं, इनके बीच कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। ओके, अब कुछ डिफरेंट करते हैं। हम इसी मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इसे जोर से हीट करेंगे। जैसे ही हम हीट करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और देखो, मिक्सचर अपने आप रेड हॉट होकर ग्लो करने लगता है। इस रिएक्शन के पूरा होने के बाद हमें एक बिल्कुल नई चीज मिलती है, जिसे हम कहेंगे सैंपल बी। और ये देखिए, सैंपल बी क्या है? ये एक हार्ड ब्लैक कलर का सॉलिड है। इसका नाम है आयरन सल्फाइड। इसमें ध्यान से देखो, आपको ना तो वो ओरिजिनल ग्रे आयरन दिखेगा और ना ही येलो सल्फर। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन हो चुके हैं और उन्होंने एक नया कंपाउंड बना लिया है। तो अब टाइम है इन दोनों का टेस्ट लेने का। हम एक मैग्नेट लाएंगे और देखेंगे कि हमारा मिक्सचर यानी सैंपल ए और हमारा कंपाउंड यानी सैंपल बी इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। सोचो, क्या रिजल्ट आएगा? तो रिजल्ट देखो, जैसे ही हम मैग्नेट को सैंपल ए के पास लाते हैं, सारे आयरन फाइलिंग्स उससे अट्रैक्ट होकर अलग हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसी मैग्नेट को कंपाउंड यानी सैंपल बी के पास ले जाते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। द मैग्नेट हैज नो इफेक्ट एट ऑल। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? आयरन तो अब भी उस सब्सटेंस में है, तो आखिर मैग्नेट ने काम क्यों नहीं किया? देखो, इसका रीजन है केमिकल बॉन्ड। कंपाउंड के अंदर आयरन अब आजाद नहीं है, उसने सल्फर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना लिया है। इस नए कनेक्शन की वजह से आयरन अपनी ओरिजिनल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो चुका है। वो अब एक नए सब्सटेंस आयरन सल्फाइड का पार्ट बन गया है। चलो एक टेस्ट और करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस साफ साफ समझने के लिए। अब हम दोनों सैंपल्स में थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है। तो जब हम मिक्सचर यानी सैंपल ए में एसिड डालते हैं, तो उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है। एक्चुअली ये आयरन की अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, और इस गैस की कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम कंपाउंड यानी सैंपल बी में एसिड डालते हैं, तो सीन बिल्कुल बदल जाता है। इस बार हाइड्रोजन गैस नहीं बल्कि एक टोटली अलग गैस निकलती है, जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि यहाँ एक नया सब्सटेंस बन चुका है। और इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की एक बहुत ही स्पेसिफिक पहचान है। इसकी स्मेल बिल्कुल सड़े हुए अंडे जैसी, यानी रॉटन एग स्मेल होती है। और ये स्ट्रॉन्ग स्मेल ही क्लियर प्रूफ है कि एक नया सब्सटेंस बन चुका है, जिसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल नई हैं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने मिक्सचर की डेफिनेशन को प्रैक्टिकली समझा। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कंपोनेंट्स सिर्फ फिजिकली मिक्स्ड होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते। इसलिए हर कंपोनेंट अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जैसे आयन की मैग्नेटिज्म को रिटेन करता है, और उन्हें हम मैग्नेट जैसे सिंपल फिजिकल मीन्स से अलग भी कर सकते हैं। और इसके आगे हमने समझा कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो तब बनता है जब एलिमेंट्स आपस में केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अपने ओरिजिनल एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जैसा हमने आयरन सल्फाइड के केस में देखा। चलो इन सारे डिफरेंसेस को एक साथ इस टेबल में समराइज करते हैं। ये टेबल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो। आप देख सकते हो कि फॉर्मेशन, अपीयरेंस, मैग्नेट टेस्ट, एसिड टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, हर पॉइंट पर मिक्सचर और कंपाउंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और आखिर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो आयरन सल्फाइड कंपाउंड हमने लैब में बनाया, ये नेचर में भी नेचुरली पाया जाता है। ये रॉक्स के अंदर पायराइट जैसे मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें सिर्फ मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस ही नहीं सिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे ऐसे ही सिंपल केमिकल चेंजेस से हमारे आसपास की पूरी दुनिया बनती है। चलिए आज डिस्कस करते हैं मॉडर्न एल्केमी, यानी ऐसी साइंस जो चीजों को ट्रांसफॉर्म करती है, द साइंस ऑफ मटेरियल्स। आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो बड़े बड़े पुल हों या आपके फोन के अंदर के बिल्कुल छोटे से कंप्यूटर चिप्स, उन सब के पीछे जो साइंस काम करती है वो बिल्कुल सेम है, मटेरियल्स की साइंस।
और ये लाइन इसी बात को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाती है। सोचिए, आज की हमारी टेक्नोलॉजी हमारे फ़ोन से लेकर गाड़ियों तक पूरी तरह से इन्हीं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स पर डिपेंडेंट है। इनको समझे बिना हम आज की मॉडर्न दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन से, यानी हमारी ये मॉडर्न दुनिया आखिर बनती कैसे है। वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो लंबे लंबे ब्रिजेस, आखिर किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है स्टील। और हाँ, एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन जरूर नोट कर लीजिए। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। सिंपल शब्दों में ये आयरन और कार्बन का एक मिक्सचर है। अकेले आयरन उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ हजारों गुना बढ़ जाती है। ये स्लाइड एक मॉडर्न सिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को कितनी अच्छी तरह से दिखा रही है। देखिए, एक तरफ आपको आयरन और एल्यूमिनियम जैसे प्योर एलिमेंट्स मिलेंगे और दूसरी तरफ स्टील, कंक्रीट, वुड और ग्लास जैसे इंपॉर्टेंट मिक्सचर्स। बेसिकली ये सब वो चीजें हैं जो हम रोज देखते हैं। तो सोचिए, स्टील की इसी जबरदस्त मजबूती की वजह से ही हम इतने ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स, लंबे लंबे फ्लाईओवर्स और यहां तक कि अपनी गाड़ियां और ट्रेन्स भी बना पाते हैं। ये सच में हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का बैकबोन है। तो हमने देखा कि मटेरियल्स हमारी दुनिया को बाहर से कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं कि ये केमिस्ट्री हमें अंदर से कैसे ठीक रखती है। लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। केमिस्ट्री सिर्फ बिल्डिंग्स में नहीं, हमारी बॉडी और मेडिसिन कैबिनेट के अंदर भी काम करती है। तो मेडिसिन्स क्या हैं? ये सिंपल डेफिनेशन याद रखिए। मेडिसिन्स आर केयरफुली डिजाइंड केमिकल कंपाउंड्स दैट हेल्प आवर बॉडीज हील एंड फंक्शन। ध्यान दीजिए, यहाँ कंपाउंड्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील एक मिक्सचर था जिसमें प्रोपोर्शन थोड़ा बदल सकता है, लेकिन मेडिसिन्स कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स्ड रहता है। चलिए 2 कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। एस्पिरिन एक कंपाउंड है जिसे हम एज अ पेन रिलीवर यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटासिड्स भी एक कंपाउंड है, लेकिन इसका काम अलग है। ये स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। देखा आपने, दोनों हैं कंपाउंड्स, पर उनका फंक्शन बिल्कुल अलग अलग है। हेल्थ के बाद अब बात करते हैं उस चीज की जो हमें हेल्दी रखती है, हमारा खाना। साइंस हमारे फार्म्स यानी एग्रीकल्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमें बढ़ने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और ये काम करते हैं फर्टिलाइजर्स। ये भी केमिकल कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स को जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो तेजी से और हेल्दी ग्रो कर सकें। आपने यूरिया का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक बहुत ही कॉमन फर्टिलाइजर है। इसके अलावा एनपीके भी बहुत यूज होता है। यहाँ एनपीके का मतलब है एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस और के फॉर पोटेशियम। ये सारे एलिमेंट्स मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए वाइटल है, यानी बहुत ही जरूरी हैं। ओके, तो खेतीबाड़ी से अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जिसे आप और हम हर दिन हर पल यूज करते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स। कभी सोचा है हमारे फोन का ब्रेन क्या है? वो छोटी सी चिप, और वो मैजिकल चिप बनती है सिलिकॉन कंपाउंड्स से। ये स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो सिलिकॉन एलिमेंट से बनाए जाते हैं। इन्हीं से हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का दिमाग तैयार होता है। और यहां आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे टाइनी कंप्यूटर चिप्स असल में कितने पावरफुल हैं। यही सिलिकॉन कंपाउंड से बनी चिप्स हमारे फोन, लैपटॉप, टीवी सब कुछ चलाती हैं। इनके बिना मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स पॉसिबल ही नहीं है। अब तक हमने वो मटेरियल्स देखे जो हम आज यूज कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं और देखते हैं कि साइंस हमें आगे कहाँ ले जा रही है। लेट्स टॉक अबाउट एडवांस्ड मटेरियल्स। ये देखिए, ये कोई धुआं या क्लाउड नहीं है, ये एक सॉलिड मटेरियल है। इसका नाम है ग्राफीन एरोजेल, और इसकी खास बात, इट इज द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड है, इतना हल्का कि इसको फूल पर भी रखा जा सकता है। तो ये ग्राफीन एरोजेल आखिर बनता कैसे है? ये ग्राफीन जो कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और एयर का एक मिक्सचर है। ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आपने एक स्पंज बनाया है, लेकिन उसके धागे ग्राफीन के हैं और बीच की सारी जगह हवा से भरी हुई है। यही है एक अल्ट्रा लाइट सॉलिड। सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी कॉम्पोजिशन। ग्राफीन एरोजेल में 99% से भी ज्यादा सिर्फ एयर यानी हवा होती है। सोचकर देखिए, आपके हाथ में एक सॉलिड चीज है जो लगभग पूरी की पूरी सिर्फ हवा है। कमाल है ना? पर इसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि इतना हल्का होने के बावजूद इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हाईली एब्जॉर्बेंट। मतलब ये काफी मजबूत होता है और इसमें चीजों को सोखने की यानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका फायदा क्या है? इसकी इन्हीं यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से इसके एप्लीकेशंस भी बहुत पावरफुल हैं।
क्योंकि ये हाईली एब्जॉर्बेंट है, इसे समुद्र में फैले हुए मैसिव ऑयल स्पिल्स को साफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। और इसकी लाइटनेस और स्ट्रेंथ की वजह से फ्यूचर की सुपर एफिशिएंट एडवांस्ड बैटरीज डेवलप करने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। यही है मटेरियल साइंस का फ्यूचर। चलिए अब हम मिनरल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप रोज ये दोनों चीजें देखते होंगे, राइट? एक तरफ तो है ये ग्राफाइट पेंसिल, सोचना कितना स्मूथ चलती है, कितना एफर्टलेस है इससे लिखना। और फिर दूसरी तरफ है आपकी वॉच का स्क्रीन, एकदम हार्ड और स्क्रैच रेजिस्टेंट। मतलब एक चीज इतनी सॉफ्ट है और दूसरी इतनी ज्यादा टफ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दो इतनी अलग अलग चीजों में कोई कॉमन कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, आई नो, लेकिन इनकी ओरिजिन बिल्कुल एक है। हाँ, ये दोनों चीजें बनती हैं मिनरल से। देखो, आपकी पेंसिल की लीड जो है वो बनती है ग्रेफाइट से और वॉच का स्क्रीन बनता है क्वार्ट्ज से। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो मिनरल्स का सबसे फैसिनेटिंग एग्जांपल जो है वो है डायमंड और ग्रेफाइट। और इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट है। सोचो, एक तरफ डायमंड है जो दुनिया का हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट जो इतना सॉफ्ट है कि हम उसे पेंसिल लीड्स में यूज करते हैं। डायमंड एकदम ट्रांसपेरेंट और ब्रिलियंट होता है, जबकि ग्रेफाइट ओपेक और बिल्कुल डल ग्रेश ब्लैक सा होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं क्यों? और यहां पे आता है सबसे शॉकिंग फैक्ट। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही मटेरियल्स, बिलीव इट और नॉट, एक ही एलिमेंट से बने हैं, जस्ट वन एलिमेंट। और वो एलिमेंट है प्योर कार्बन। सीरियसली, जी हां, दोनों के दोनों 100% कार्बन से बने हैं। तो ठीक है, अगर दोनों ही कार्बन है तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? वेल, इसका सीक्रेट छुपा है इनके एटम्स के अरेंजमेंट में, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, डायमंड के अंदर कार्बन एटम्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग 3 डायमेंशनल पैटर्न में टाइटली पैक्ड होते हैं, और यही चीज उसे इतना हार्ड बनाती है। लेकिन ग्रेफाइट में एटम्स फ्लैट लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, जैसे ताश के पत्ते, और ये लेयर्स एक दूसरे पर आसानी से स्लिप कर जाती हैं। बस इसलिए वो इतना सॉफ्ट होता है। तो इससे एक बात साफ हो जाती है, सिर्फ एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके एटम्स का स्ट्रक्चर भी उतना ही मैटर करता है। सो ये सब देखकर कि एक ही एलिमेंट इतने अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एक मिनरल को हम साइंटिफिकली डिफाइन कैसे करते हैं? मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ मिनरल? अब देखो, ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपके एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर्स इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक कीवर्ड अहम है, और फुल मार्क्स के लिए आपको इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। So, the definition is, a mineral is a naturally occurring inorganic solid with a definite chemical composition and an orderly internal structure. चलिए, अब एक-एक करके इन कीवर्ड्स का मतलब आराम से समझते हैं। ओके, चलो इस डेफिनेशन को ना बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला कीवर्ड नेचुरली अकरिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि ये चीज नेचर में खुद बनती है, इसे इंसान लैब में नहीं बना सकता। सिंपल। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक सॉलिड। इसका मतलब है कि ये किसी लिविंग थिंग जैसे प्लांट्स या एनिमल्स से नहीं बना है, और हाँ, इसका एक सॉलिड फिक्स शेप होता है। फिर आता है डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब इसका एक केमिकल फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वार्ट्ज कहीं से भी मिले, उसका फॉर्मूला हमेशा SiO2 ही होगा। और लास्ट में है ऑर्डरली इंटरनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि इसके जो एटम्स हैं वो एक परफेक्ट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं, और इसी से उनकी ब्यूटीफुल क्रिस्टल शेप बनती है। चलो अब कुछ कॉमन मिनरल्स से मिलते हैं जिनके नाम आपने आई एम श्योर कहीं ना कहीं सुने होंगे। सबसे पहले है क्वार्ट्ज। इसका केमिकल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और ये ग्लास और वॉचेस बनाने में यूज होता है। फिर है कैल्साइट, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और ये सीमेंट का मेन हीरो है, उसका मेन इंग्रेडिएंट। उसके बाद है माइका। इसकी सुपर पावर यह है कि आप इसे कागज जैसी पतली पतली शीट्स में अलग कर सकते हो। और आखिर में टॉल्क, जो कि दुनिया का सबसे सॉफ्ट, द सॉफ्टेस्ट नॉन मिनरल है। और पता है, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी अर्थ पर अब तक 5000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के मिनरल्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। और सोचो, हर एक मिनरल की अपनी एक यूनिक केमिकल कॉम्पोजिशन और अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग। ओके, मिनरल्स में ना एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी होती है, उसे कहते हैं नेटिव एलिमेंट्स। अब ये क्या होते हैं? ये वो मिनरल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं, और ये नेचर में अपने बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलते हैं। नो मिक्सिंग, नथिंग। इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स तो आप जानते ही होंगे, जैसे गोल्ड Au, सिल्वर Ag, कॉपर Cu और सल्फर S। और गेस व्हाट? हाँ, वही हमारा डायमंड, वो भी एक नेटिव एलिमेंट ही है,
क्योंकि जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, वो 100% प्योर कार्बन सी से बना होता है। तो चलो अब देखते हैं कि ये मिनरल्स आखिर हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सीमेंट। सोचो, जो सीमेंट आपके घर को, आपके स्कूल को, पूरे शहर के बिल्डिंग्स को बनाता है, उसका सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, की इंग्रेडिएंट, वो है मिनरल कैल्साइट। इसका मतलब आईएमआई नहीं, आपके घर की दीवारों में भी मिनरल्स हैं। एक और एग्जाम्पल लें, टैल्कम पाउडर। हाँ, जो पाउडर हम सब यूज करते हैं वो एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि टैल्क नाम के मिनरल को पीस कर बनाया जाता है। और याद है हमने अभी क्या जाना था, टैल्क जो है वो अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे सॉफ्ट मिनरल है। अमेजिंग राइट? तो अगली बार जब आप कहीं बाहर जाएं और कोई रॉक या पत्थर उठाएं तो याद रखिएगा कि वो बस एक पत्थर नहीं है, वो मोस्टली इन्हीं अलग अलग फैसिनेटिंग मिनरल्स का एक मिक्सचर है। असल में ये मिनरल्स ही हमारे प्लैनेट के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं से हमारी पूरी दुनिया बनी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मैटर एंड इट्स इंटरैक्शंस। ये एक इतना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना कि इसको समझ लिया तो हमारे आसपास की पूरी दुनिया को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है, राइट, उसको हम साइंस की लैंग्वेज में बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मैटर और नॉन मैटर। चलिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? आप देखो, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। डेफिनेशन कहती है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस यानी वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। इसमें बेसिकली 2 कंडीशंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला मास, मतलब उस चीज का कुछ वजन होना ही चाहिए, और दूसरा ऑक्यूपाई स्पेस यानी वो जगह घेरेगी, जिसे हम टेक्निकली वॉल्यूम कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर। जैसे एयर। अब आप सोचेंगे हवा मैटर कैसे हो सकती है? बट गेस व्हाट, हवा का भी मास होता है, और जब आप एक बलून में हवा भरते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, इसीलिए एयर इज डेफिनेटली अ मैटर। सेम गोज फॉर वाटर एंड स्टोन, ये भी मैटर के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। और हाँ, आप और हम, वी आर ऑल्सो मैटर, क्योंकि हमारा भी मास है और हम भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, ये सब तो ठीक है, बट यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। उन चीजों का क्या जिन्हें हम फील तो कर सकते हैं पर हाथ में पकड़ नहीं सकते? सोचो, जैसे लाइट हो गई, या साउंड, या फिर हमारी अपनी थॉट्स और फीलिंग्स, क्या ये भी मैटर है? वेल, इसका जवाब यहां है। देखिए, मैटर और नॉन मैटर के बीच का जो मेन डिफरेंस है ना, वो इनकी प्रॉपर्टीज में ही है। बहुत सिंपल है, मैटर के पास मास भी है और वॉल्यूम भी, जबकि नॉन मैटर, उसके पास ना तो मास है और ना ही वॉल्यूम। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो इस सिंपल सी डेफिनेशन के हिसाब से लाइट, साउंड, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नॉन मैटर हैं। क्यों? सिंपल, क्योंकि इनका कोई मास नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता। बेसिकली ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो थॉट्स और इमोशंस हैं ना, जैसे हैप्पीनेस या सैडनेस, वो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैटर बिल्कुल नहीं। अब यहाँ इंटरैक्शन देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है। साउंड, जो कि खुद एक नॉन मैटर है, उसको ट्रैवल करने के लिए एयर यानी मैटर की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली होता क्या है, साउंड वेव्स जो हैं वो एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती हैं और ऐसे ही आगे बढ़ती हैं। और यही रीजन है कि वैक्यूम में, जहां कोई एयर पार्टिकल्स यानी कोई मैटर ही नहीं होता, वहां साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकती। फैसिनेटिंग राइट? चलिए एक और इंटरैक्शन का एग्जांपल देखते हैं। सन से जो लाइट एनर्जी आती है, रिमेंबर, ये एक नॉन मैटर है। वो जब अर्थ के मैटर से इंटरैक्ट करती है तभी तो हमें हीट और लाइट मिलती है। फॉर एग्जांपल, धूप से जमीन का गर्म हो जाना, ये इस इंटरैक्शन का एक परफेक्ट एवरीडे एग्जांपल है। बट ये नॉन मैटर एक्चुअल में कितना पावरफुल हो सकता है? जस्ट लुक एट दिस नंबर। सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर तक हर एक सेकेंड, हर एक स्क्वायर मीटर एरिया पर 1361 वॉट्स एनर्जी पहुंचती है। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्चुअली ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि इसी की वजह से हमारे प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉन मैटर जैसे लाइट और हीट कितने इनक्रेडिबली पावरफुल हो सकते हैं। ओके, सो अब तक हमने साइंस की बात की, बट अब आइए देखते हैं कि इन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स का हमारे कल्चर और आर्ट से क्या कनेक्शन है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मैटर की ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे देश में हजारों सालों से चली आ रही है। और इसका एक खूबसूरत जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा ट्रेडिशनल ढोकरा आर्ट।
ये जो ढोकरा आर्ट है, ये एक स्पेशल लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनता है। ये टेक्निक वेस्ट बंगाल और ओडिशा जैसे स्टेट्स में बहुत पॉपुलर है। प्रोसेस बड़ा कूल है। देखिए, सबसे पहले वैक्स का एक मॉडल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर क्ले की लेयर चढ़ाकर एक मोल्ड यानी सांचा तैयार करते हैं, और आखिर में उस खाली सांचे में पिघला हुआ मेटल डाल देते हैं। सोचो, इस पूरे प्रोसेस में मैटर की अलग-अलग प्रॉपर्टीज का कितना सुंदर इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें जो मेटल यूज होता है वो आमतौर पर ब्रास या ब्रॉन्ज होता है, और ये दोनों क्या हैं? ये है एलॉयज। तो एलॉय क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो आप देख सकते हैं कि ब्रास और ब्रॉन्ज ये दोनों ही मेटल के मिक्सचर्स के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं जिनका यूज आर्ट में हो रहा है। तो इससे हम क्या समझे? यही कि साइंस के ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैटर, मिक्सचर्स, एलॉयज, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। जैसा कि हमने ढोकरा आर्ट में देखा, मैटर की ऐसी डीप अंडरस्टैंडिंग हमारे कल्चर और हमारे आर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रही है, वो भी हजारों सालों